राम कदम जी जुड़ गए हैं। राम कदम जी, किस तरह से आप इस फैसले को देख रहे हैं? लगेगा अब यह बदला हुआ नया भारत है, यह कांग्रेस दल के कार्यकाल का पुराना भारत नहीं है। यह आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बदला हुआ नया भारत है। इस नए भारत के मुल्क में किसी भी देशद्रोही गतिविधियों को बढ़ावा कतई नहीं मिल सकता। उन पर प्रतिबंध जरूर लगेगा। जो सरकार का ये जो प्रतिबंध लगाने का फैसला है, यह फैसला यह सुनिश्चित करता है कि इस भारत की भूमि पर आतंकवाद को हम पनपने नहीं देंगे। चलिए एक बार फिर से तमाम सहयोगियों का रुख करेंगे। हिमांशु, आप इस वक्त शाहीन बाग में मौजूद हैं। कल किस तरह से कार्रवाई हुई, क्योंकि कई गिरफ्तारियां कल हुई हैं, आज वहां पर आप क्या स्थिति देख रहे हैं, क्योंकि सुरक्षा को सख्त किया गया था? देखिए, इस वक्त मैं शाहीन बाग में जो पीएफआई का मेन मुख्यालय है उस दफ्तर के बाहर ही मौजूद हूं यहां पर मल्लिका। और यहां पर जब पहली बार रेड के लिए आधी रात में जब टीमें निकली थी एनआईए की, ईडी की और लोकल पुलिस के साथ, तो इस ऑफिस को सील कर दिया गया था। और उसके बाद से जब लोकल पुलिस, खासतौर से जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल है, उसको कुछ इनपुट्स मिले थे और उस इनपुट्स के आधार पर दोबारा कार्रवाई की गई और करीब 30 लोगों को सबसे पहले हिरासत में लिया गया और फिर उन्हें गिरफ्तार किया गया। दरअसल दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को एजेंसी से यह इनपुट मिला था कि जिस तरीके से पीएफआई के खिलाफ कार्रवाई की गई है, उनके लोगों को अरेस्ट किया गया है, तो कुछ ऐसे लोग हैं जो गड़बड़ी फैलाने के लिए, प्रदर्शन के लिए तैयारियां कर रहे हैं। तो प्रिवेंटिव मेजर्स को उठाते हुए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कई जगहों पर, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में और साउथ ईस्ट दिल्ली में, जहां पर हम मौजूद है शाहीन बाग इलाके में, इन सभी जगहों पर रेड किया और 30 से ज्यादा लोगों को सबसे पहले डिटेन किया गया और उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई की गई। उनमें से जिनके खिलाफ प्रूफ मिले उन्हें गिरफ्तार किया गया। यह प्रिवेंटिव कदम था दिल्ली पुलिस की तरफ से। वहीं जो डॉक्यूमेंट्स उन्हें यहां से मिले थे, जो एनआईए की टीम ने जब रेड की थी यहां से मिले थे, उसके आधार पर जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस थे, उनके आधार पर अभी इस बात का भी अंदाजा है कि आने वाले वक्त में और गिरफ्तारियां भी पॉसिबल है। लेकिन इस पूरे इलाके में दिल्ली पुलिस हमेशा, जब से ये शाहीन बाग जो सीए के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें शाहीन बाग में सबसे पहले रोड पर बैठ के प्रोटेस्ट किया गया था, एक रोड बंद की गई थी और उसके बाद देश के कई हिस्सों में इस तरीके के प्रदर्शन देखने को मिले थे। उसके बाद जब वो प्रदर्शन बंद हुआ तो पुलिस ने सिक्योरिटी इस इलाके में हमेशा रखी है और दिल्ली पुलिस का कहना होता है कि खासतौर से दिल्ली में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर हमेशा सेंसिटिव मानकर दिल्ली पुलिस जो है उस पर नजर बनाकर रखती है। मल्लिका, बिल्कुल, और कई इलाकों में धारा 144 भी लागू की गई थी। सुरक्षा को सख्त दिल्ली में करना पड़ा था क्योंकि इलाके संवेदनशील माने जाते हैं। मुनीश, आपके पास आते हुए, यकीनन गृह मंत्रालय का ये बहुत बड़ा एक्शन है, बड़ी कार्रवाई है, लेकिन अब पीएफआई के अस्तित्व का क्या ये माना जाए कि जांच पूरी तरह से खत्म हो गई है? अब क्या और हम नहीं देखेंगे गिरफ्तारियां होते हुए या छापेमारी कार्रवाई होते हुए, या फिर अभी भी इसी तरह से ये कार्रवाई चलती रहेगी और कौन कौन से राज्य निशाने पर? जी, बेहद अहम सवाल किया आपने। देखिए, कार्रवाई जो है, आप कह सकते हैं कि अभी सिर्फ शुरुआत हुई है, आगे बहुत सारी कार्रवाई होनी बाकी है। अभी तक एनआईए या ईडी ने या फिर राज्य सरकार की जो एंटी टेरर स्क्वाड होती हैं, इन सभी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, इन्होंने जो गिरफ्तारी की थी वो उस आधार पर की थी जो जिन मामलों में उनकी जांच हो रही थी और उन लोगों को गिरफ्तारी हुई थी जिनके खिलाफ में सबूत मिले थे। लेकिन बहुत मुमकिन है कि जो 106 से ज्यादा लोग पहले गिरफ्तार हुए थे, उसके अलावा कल जो 247 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिसमें से कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया, इनसे जब पूछताछ की जाएगी और इनके पास जो सबूत मिलेंगे तो बेहद मुमकिन है कि उनकी भी आगे चल के गिरफ्तारी होगी, जो लोग अभी कानून की गिरफ्त से बाहर हैं। और मैं ऐसा इसके लिए कह रहा हूं क्योंकि एनआईए और ईडी में जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि वो लगातार, जो उनकी एक डेडिकेटेड टीम है, वो ऐसे लोगों के खिलाफ में सबूत इकट्ठा कर रही है ताकि यह पता चल पाए कि आखिरकार इनका रोल क्या हुआ करता था। अमूमन अगर बात करें तो हाल ही में जो ईडी और एनआईए दोनों ने अपनी जो रिपोर्ट दी थी, उसमें साफ तौर पर उन्होंने ये कहा था कि पीएफआई के जो बड़े नेता हैं वो कई ऐसे मुस्लिम लड़के हैं जिनको कि वो रेडिकलाइज कर रहे हैं, उनका मन जो है वो डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी कोशिश ये है
कि देश में जो इस तरह के युवा हैं जिनको भड़काया जा सकता है, उन्हें हिंदुस्तान के खिलाफ भड़काकर जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है आईसिस वहां पर ज्वाइन कराया जाए, दूसरी ऐसी जो आतंकी संगठन है वहां पर ज्वाइन कराया जाए, जो अपने आप में बेहद खराब है, देश के लिए अनलॉफुल एक्टिविटीज के अंदर आता है ये। तो आपका सवाल जो था उस पर जवाब देते हुए मैं यही कह पाऊंगा इस वक्त कि जो पीएफआई के लोग अभी तक गिरफ्तार हुए हैं, बहुत मुमकिन है कि आगे आने वाले समय में उनकी बहुत सारे ऐसे पीएफआई के मेंबर्स होंगे जो फिलहाल के लिए फरार हैं। ना सिर्फ उनकी गिरफ्तारी होगी, उनकी निशानदेही होगी, बल्कि और भी जो पीएफआई से जुड़े संगठन हैं उनके नेताओं की भी गिरफ्तारी आगे आने वाले समय में हो सकती है। गोपी भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है अहमदाबाद से, हमारे साथ सीधे गोपी के पास चलेंगे। गोपी, गुजरात के संदर्भ में अगर बात की जाए तो और क्या कुछ जानकारी आपके हाथ लगी है? क्या कार्रवाई का सिलसिला अभी भी लग रहा है कि गुजरात में इसी तरह से चलता रहेगा? और कौन कौन से जिले हैं जहां से सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं? देखिए, पहले मैं आपको ये बता दूं कि गुजरात के अंदर अगर जिलों की बात की जाए तो अहमदाबाद, भरूच, नवसारी, सूरत जैसे जो प्रमुख जिले हैं वहां पे ये कार्यवाही की गई थी। और वहां से कुल मिला के अगर अब तक बात की जाए, क्योंकि 2 बार ये खबर आई थी, कल भी एटीएस के जरिए 10 लोगों को वहां से हिरासत में लिया गया। उससे पहले जो लोगों को गिरफ्तार किया गया था वो उसमें करीब 5 के आसपास लोग थे। तो कुल मिला के 15 के आसपास लोगों के खिलाफ कार्यवाही गुजरात के अंदर हुई है। लेकिन गुजरात में चुनाव होने थे तो गुजरात में पीएफआई डायरेक्टली नहीं, लेकिन उसका जो राजनीतिक फ्रंट है वो यहाँ पे काफी एक्टिव हो रहा था। और वैसे में देखे 2017 में भी एक ऐसी खबर आई थी कि जो पीएफआई है उसने कुछ जो लोग हैं उनको फंडिंग करते हुए उनको इलेक्शन में खड़ा रखा था। अब जब चुनाव नजदीक आ रहे थे तो यहाँ पे भी इस तरीके से बात सामने आ रही थी कि जो उसका राजनीतिक मंच है वो लगातार जो राजनीतिक गतिविधियां है उसको बढ़ावा दे रहा था। और वो भी कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे ये बढ़ावा दिया जा रहा था। जब पुलिस ने एटीएस के जरिए छापेमारी की गई तो एटीएस को कई अहम दस्तावेज मिले हैं, लैपटॉप उन्होंने सीज किया है, कई सारे ईमेल आईडी ऐसे मिले हैं जिसपे कई सारी चीजों का खुलासा हुआ है। क्योंकि एनआईए ने जो जानकारी दी थी, जो टिप ऑफ दिया था गुजरात एटीएस को, उसके आधार पर ये सारी इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे हुई और लोगों को गिरफ्तार किया गया। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में और भी गिरफ्तारी इस सिलसिले में हो सकती है।